हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुरुआत करें आज के कुरुक्षेत्र की। उससे पहले मेहमानों को एक बार फिर स्वागत करते हैं। बीजेपी से गौरव भाटिया जी, स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज खान है, डॉक्टर साहब स्वागत है। और एसडीपीआई के डॉक्टर तस्लीम रहमानी, डॉक्टर रहमानी आपका भी आज कुरुक्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा हमारे सामने है। आज सबसे थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने आतंकी वारदात को लेकर, धर्मांतरण के मामले पर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने को लेकर के सारे विपक्ष को घेरा है। तो मेरा आज पहला सवाल डॉक्टर अजीज खान आपसे होगा। बीजेपी ने पहले यह पूछा था आपसे कि आपकी कल आगरा की एक प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा कि क्या समाजवादी पार्टी पाकिस्तान से चलती है, और आज योगी आदित्यनाथ ने भी उस मुद्दे को उठाया और यह कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या ब्लूप्रिंट रखते हैं, इनके बयानों से दिखाई देता है। देखिए सौरभ भाई, आज ये वही वाली स्थिति पैदा हो गई कि जब इंसान के पास किसी चीज का जवाब नहीं रहता है, हर मुद्दे पे जब इंसान फेल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का आक्षेप लगाना ये एक नेचुरल फेनोमेना है। और इस काम में मुझे लग रहा बीजेपी माहिर है। मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा कि अगर किसी ने इस तरीके का नारा लगाया तो मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, और अगर वो आरोपी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर मैं कोई खंडन नहीं कर रहा हूं। लेकिन हालात कुछ अलग हैं। जिस तरीके से मैंने इंटरव्यू देखा, बच्चे जो है वो अपनी बात रख रहे थे मीडिया के सामने, और तमाम तरीके से जो पता चला वहां पे, हालात ये पता चला कि इस तरीके का कोई नारा उन्होंने नहीं लगाया है। जो भी वीडियो है वो टेम्परिंग है। कहीं ना कहीं बीजेपी जब मुद्दों से घिर गई है, आज हालात उसके ये हो गए हैं कि बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, तो इस तरीके की चीजों को लाने का प्रयास करती है। एक चीज को क्लियर कर लें, आप ये कह रहे हैं कि वहां नारा नहीं लगा पाकिस्तान जिंदाबाद का? देखिए सौरभ भाई, मैं वही निवेदन आपसे कर रहा था कि नारा लगा नहीं लगा ये जांच का विषय है। लेकिन जो बातें निकल करके आई हैं उससे ये पता चला कि कोई नारा नहीं लगा है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, इससे पहले भी चूंकि बीजेपी का जो कृत्य है वो देखिए कि जब किसान आंदोलन करते रहे और उनके आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए उनको भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी की बात उन पर उठाई गई थी। हर बात का एक पर्सपेक्टिव होता है ना डॉक्टर साहब, को ऐसी बात कोई हवा में तो आ नहीं जाती। तो उस वक्त भी अगर किसी ने कुछ कहा था तो कोई बात सामने आई थी। आज भी अगर ये कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो नारा सुनाई दे रहा है। अब ये आप कह सकते हैं कि पुलिस जांच करके ये पता कर ले वो डॉक्टर्ड है या नहीं है, ये तो अलग बात है। लेकिन जो वीडियो मैंने सुना वही आपने सुना, वही बाकी दोनों ने सुना होगा मेहमानों ने, उसमें नारा लगता साफ दिखाई दिया। आप कह रहे हैं डॉक्टर्ड है, आप कह रहे हैं बीजेपी की आदत है ऐसे मुद्दों को उठाना। गौरव भाटिया जी। नमस्कार सौरभ जी, सबसे पहले तो देखिए, कल नरेंद्र मोदी जी बनारस में थे और उन्होंने जिस तरह से बताया कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उसी तरह आज उत्तर प्रदेश की संगठन की एक बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक उदाहरण दिया, वही पेश कर दूं दर्शकों के सामने। सपा के समय और बसपा के समय और उससे पहले जब कांग्रेस रहा राज्य हमारे प्रदेश में, तब बीमारू राज्य में उत्तर प्रदेश का यू आता था। आज उत्तर प्रदेश का यू है, वो क्यों? क्योंकि विकास हो रहा है। आप याद करिए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, पार्टी जीती, कोई वजह है ना? वजह क्या है मैं बताऊं। ये चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, ये केवल सांप्रदायिक राजनीति करती हैं। और पाकिस्तान 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 ये लोग चिल्लाते हैं चुनाव से पहले, उसके बाद फिर जब हार जाएंगे कहेंगे देखिए चुनाव में पाकिस्तान आ गया। क्या चीज जोड़ती है पाकिस्तान से समाजवादी पार्टी या एसडीपीआई या बसपा को? मैं बताऊं, ये जो सांप्रदायिक राजनीति है ना, मुसलमानों का तुष्टीकरण करना उनके लिए भी कुछ नहीं है, किया मोदी जी ने, लेकिन वही इनको जोड़ता है। और गैर जिम्मेदाराना बयान पे चर्चा होनी चाहिए। क्या ये इस लायक है कि ये लोग समाज को आगे बढ़ा सके और संवैधानिक पद पे बैठे? अखिलेश यादव का 3 दिन पुराना बयान, आतंकवादी अलकायदा के पकड़े जाते हैं और कहते हैं हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा नहीं।
जो पुलिस इनके परिवार को, इनके सांसदों को, खुद को इनको सुरक्षा देती है, उस पर भरोसा नहीं है। आतंकवादियों का धर्म ढूंढा, मुसलमान है इसलिए कहा क्योंकि वोट चाहिए। दूसरी बात, जनसंख्या नियंत्रण का कानून आया, हमारा संविधान भी यही बात कहता है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि ये एक धर्म विशेष, मतलब मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए। जबरन धर्मांतरण, तीसरा उदाहरण, हमारा संविधान भी कहता है ये नहीं हो सकता है, कानून आया और जो धर्म तटस्थ है इन्होंने उसमें भी धर्म ढूंढ लिया। मैं आज पूछना चाहता हूं, कोई अच्छा काम अगर होता है, ये लोग देश को और प्रदेश को आगे बढ़ने से क्यों रोकते हैं? और तीसरी और अंतिम बात, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान था जब अखिलेश यादव ने वैक्सीन को बता दिया था बीजेपी का टीका, उन्हीं के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने वो टीका लगा लिया। ठीक है, तब इनको समझ में आया कि ये कितने गलत है। और उनका आपसे राजनीतिक बैर है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं गौरव जी। बाकी लेकिन जितने मुद्दे अभी आपने गिनाए, दरअसल यही तो आरोप है इनका। विपक्ष का आरोप यही है कि कभी धर्मांतरण, कभी लव जिहाद, कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आपकी राजनीति चल रही है, और खास तौर पर चुनावी साल में। मैं इस पर आपसे आप डिटेल में जवाब लूंगा, लेकिन चूंकि आपने एसडीपीआई का भी जिक्र किया और कहा कि नाम मुसलमानों का, काम उनके लिए भी करना कुछ नहीं, यह है राजनीति विपक्ष की समेत एसडीपीआई। डॉक्टर रहमानी। देखिए, मेरी एक बात समझ में नहीं आती सौरभ, हम लोग भी पब्लिक लाइफ पे हैं, आप भी कवर करते हैं, इतने सीनियर हो गए हैं आप जर्नलिस्ट में। ये जो पाकिस्तान का लफ्ज है, मैं आज तक नहीं समझ सका कि साइकोलॉजिकली कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क में हो, कोई भी हो, वो उसके जहन में दूर दूर ख्याल नहीं आ सकता कि वो अपने किसी पब्लिक प्रोग्राम में या प्राइवेट अपने किसी प्रोग्राम में पाकिस्तान का नारा लगाए, दूर दूर नहीं आ सकता। और ये बीजेपी के लोग जब भी इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, हमेशा इस किस्म के वीडियोस डॉक्टर्ड पाए गए हैं। और एक बार तो उन्होंने खबर चला दी कि साहब ये पाकिस्तान का नारा लगाए, 3 दिन 4 दिन में रिपोर्ट आ जाती है डॉक्टरेट है, तो खबर भी खत्म हो जाती है। इतने में इनके कैंपेन का काम हो जाता है। तो ये पाकिस्तान, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर सरकार बनाने वाले लोग हैं, और न सिर्फ ये कि नाम लेते हैं, नारा लगाते हैं उसका, बल्कि उस नाम पे कत्लेआम करने के बाद सरकार बनाते हैं। कोई सरकार बीजेपी की अब ये देखिए, ये एक अलग किस्म का और बहुत गंभीर आरोप हो गया रहमानी साहब। ये रहमानी साहब, एक सेकंड देखिए, आपने ये कहा पहले, आप एक सेकंड, मुझे एक सेकंड सुन लें, क्योंकि आपने बड़ी गंभीर बात कह दी। आप भी गंगा के तट आपने भी कत्लेआम शब्द का इस्तेमाल किया, मैं आपने भी कत्लेआम शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उस पर आपकी सफाई चाह रहा हूं। पड़ी हुई लाशें, उन लाशों को छुपाने के लिए रहमानी साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है, मैं जानता हूं, मेरा सवाल सुनिए प्लीज। आपने कहा कि ये लोग राजनीति करते हैं पाकिस्तान के नाम पर, ये तो राजनीतिक आरोप है, चलिए ठीक है। आपने उसके बाद कहा, फिर उसके बाद ये कत्लेआम करते हैं। अब ये गंभीर बात हो जाती है बहुत ज्यादा, अब ये केवल राजनीतिक आरोप नहीं रह गया है। जी मैं आ जाता हूं, मैं बताइए आपको ना, 1990 के बाद जो राम मंदिर का मूवमेंट शुरू हुआ, उसके फौरन बाद जो रथ यात्रा हुई, और उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इलेक्शन लड़ा, कितने हजार लोग कत्ल हुए उसमें। 2002 का गुजरात का राइट, और उस राइट के बाद गुजरात के अंदर इलेक्शन होके इलेक्शन जीत रहा, क्या वो कत्लेआम नहीं हुआ? नहीं, आप कौन एक कम्युनल राइट को, एक कम्युनल राइट को, आप बताइए, देखिए रहमानी साहब, लेट्स बी रीजनेबल, बात करें तो हम लोग देखिए थोड़ी दलील के साथ तो करें, कोई रीजन तो हो उसमें। और उस धमाका में 44 जवानों की शहादत, और उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन, तो ये सब प्रायोजित है डॉक्टर रहमानी, ये सब प्रायोजित है, विकास के नाम पर नहीं है। नहीं, ये क्या प्रायोजित है? आज योगी जी अगर कश्मीर में 44 हमारे सुरक्षा बलों के जवान मारे जाते हैं, तो आप कह रहे हैं ये प्रायोजित है, भारत की तरफ से प्रायोजित है। और आपके इस बयान को कहां घुमाया जाएगा आप जानते हैं भी, आपकी स्टेटमेंट को भी कहां घुमाया जाएगा डॉक्टर रहमानी? आज तक सवालों के घेरे में, और टेररिज्म के केसेस और टेररिज्म पे गिरफ्तारी जब इलेक्शन होने वाला होता है। बोलिए गौरव भाटिया, बोलिए। ये कहा आप रहमानी साहब, मैं चाह रहा था कि मैं और आप इस पर थोड़ी देर बात करते हैं, लेकिन खैर आप मेरे सवाल नहीं सुन रहे। गौरव भाटिया बोलिए। होना चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक मिनट रहमानी जी, एक मिनट, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है रहमानी जी, एक मिनट बोलिए। मैं इनकी बात का क्रमवार तरीके से उत्तर दूंगा, लेकिन इनका असली चेहरा उजागर करना बड़ा आवश्यक है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जरा बताइए तस्लीम रहमानी जी, ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, इस पे आपका क्या स्टैंड है? एक,
यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या स्टैंड है ये बताइए, और जबरन धर्मांतरण का जो कानून आया है इस पे आपका क्या स्टैंड है। 3 प्रश्न है मेरे, बताइए, शॉर्ट में बताइएगा क्योंकि मैं आपको स्टैंड अपना बताइए। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उस पर हमने बिल्कुल क्लियर स्टैंड लिया है कि ब्लूप्रिंट सरकार लेके आए, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल 44 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको नाफिज करने की कोशिश करती रहे। ब्लूप्रिंट लेके आए, हम चर्चा करेंगे, पहला। दूसरा, आपने धर्मांतरण पे कहा, फोर्सफुल कन्वर्जन अनलॉफुल है, गुनाह है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हम बिल्कुल अप्रूव नहीं करते। और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप देखिए 6 महीने के बाद एक भी अगर ठीक है, वो आप दोनों आतंकवादी जो पकड़े गए। तीसरा प्रश्न, जल्दी जल्दी, फिर मैं भी अपनी बात। तीसरा, अब आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, टेररिज्म को लेके 98% रेट ऑफ इक्विटल है। जितने लड़के गिरफ्तार किए गए 2004 में कांग्रेस की सरकार से लेके अब तक, उनका रेट अब मैं अपनी बात रखूंगा। गौरव एक मिनट, तो पुलिस, डॉक्टर अजीज भी इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, उसके बाद आप एक साथ जवाब देंगे। एक दोनों की बातों का जवाब दीजिएगा। डॉक्टर अजीज। देखिए सौरभ भाई, मैं अभी गौरव भाई की बात बड़ी गंभीरता से सुना, तो बड़े विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन देखिए किस तरीके से ये भाग रहे हैं। आज इन्होंने सवाल उठाया कि साहब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, इससे रंग बदल गया उत्तर प्रदेश का। भाई दुनिया ने देखा, टेलीविजन पे चला, प्रदेश की जनता ने देखा, नंगा नाच हुआ है। जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, लोकतंत्र का मजाक हुआ, मुझे लग रहा है कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप भी बड़े पत्रकार हैं, आपने देखा होगा। दूसरा, इन्होंने कहा साहब सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। ये जग जाहिर है कि सांप्रदायिकता की राजनीति कौन करता है, धार्मिक उन्माद कौन पैदा करता है। मैं इनको एक सलाह देना चाहूंगा कि तुम फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हो, आग के शहर में बारूद बिछाते क्यों हो। नहीं, आज तो लेकिन डॉक्टर अजीज योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने आज ये बात कही कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला जो काम किया था वो आतंकवादी आरोपियों के मुकदमे वापस लेने का किया था। गौरव जी, इसके बाद आप ही देखिए मसूद अजहर और सारी चीजें जग जाहिर है कि किसने छोड़ा, कौन आतंकवादियों का कौन साथ दिया और किसने छोड़ा। हम मुद्दे पे आ रहे सौरभ भाई, जो 2-3 सवालों का जवाब नहीं, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है डॉक्टर अजीज, ये मुद्दा है। आपको अदालत ने रोका था, समाजवादी पार्टी सरकार के इस फैसले को अदालत ने रोक लगाई थी इस पर। आप सब लोग जानते हैं उस बात को। मुझे जवाब देने दें और ये प्लीज, बोलिए, रोकिए। मेरा इनसे कुछ सवाल है और इनको आज जवाब देना है, इनको भागना नहीं है। ये लोगों के सवाल को छोड़ करके भाग जाते हैं। अभी तक आपने जितनी बात की उसका तो जवाब ले लूं मैं। अभी तक आपने जितनी बात बोली, सर मैं जवाब देने के लिए कमिटेड हूं। मैं जवाब दूंगा। मेरे कुछ सवाल चंद नोट कर लेंगे। जो लोगों को गुमराह करते हैं, प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं, देश को, मेरे सवाल के जवाब ये दें। हम जानना चाहते हैं जिस तरीके से 27 मंत्री ओबीसी के हैं, पिछड़े समाज के हैं, अभी जिस तरीके से पिछड़े समाज को लालीपाप देने की कोशिश की इन्होंने, नीट को पूरी तरह से 2017 से लेकर के 2020 तक 10,000 बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को उसमें एडमिशन नहीं दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा मैं आपके किसी भी आप जो भी सवाल उठा रहे हैं मैं उसकी गंभीरता को कम करके नहीं आंक रहा हूं, लेकिन विषय पर रखना डिबेट को ये मेरी जिम्मेदारी है। आज अगर कोई विषय लेकर के आए तो मैं चाहूंगा पहले हम उस पर बात कर लें, आपकी बात पर भी जरूर कर लेंगे। ठीक है गौरव जी, जवाब दे देंगे आपकी दोनों की बातों का। डॉक्टर अजीज सुन लीजिएगा, सुन लीजिए। अब आपने कही अपनी बात, दोनों का मैंने सुन लिया आपकी बात, अगली बार में बोल लीजिएगा। नहीं सर, अभी बात नहीं कंप्लीट हुई। सौरभ भाई मेरी बात कोई बात, लेकिन आप विषय पर नहीं बोल रहे ना। मैंने आपसे पूछा क्या आपकी सरकार ने आतंकवादियों के पर से मुकदमे वापस लेने का आदेश जारी किया था, आपने जवाब नहीं दिया उसका। 2012-13 में क्या आपकी सरकार ने ये कहा था कि ये मुकदमे वापस होने चाहिए और अदालत ने आपको रोका था? देखिए सौरभ भाई, एक बात आप समझिए, बीजेपी से ज्यादा बेहतर कोई झूठ नहीं बोल सकता है। ये झूठ बोलने की मशीन है, ये लोगों को गुमराह करते हैं। इसके अलावा अब आप ऐसा करेंगे तो मुझे आर्टिकल निकाल के कोट करने पड़ेंगे। मैंने अभी ये खबर पढ़ी है। मुझे मौका दें। अच्छा एक सेकंड, अच्छा डॉक्टर अजीज मेरी बात सुनिए एक मिनट, जवाब सुन लीजिए इनका। बहुत देर से आप दोनों को सुन रहे हैं, इसके बाद आप बोल लीजिएगा। डॉक्टर गौरव जी देखिए, डॉक्टर अजीज बड़े अजीज है हमारे, इसलिए मैं इनको याद दिलाऊंगा। गजनी जैसी इनकी याददाश्त भूल गए होंगे। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, ये पढ़ता हूं मैं 2 लाइन। क्या होती है सांप्रदायिक राजनीति? दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुसलमान नौजवानों को जेलों में भेज डाला है, उन्हें ना सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा। 1
और आपने सही कहा सौरभ जी, इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा इनको करारा थप्पड़ मारा था और इनसे कहा था कि आप ये नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा। दूसरा, हमारी बच्चियां हैं, शिक्षा के अवसर तो सबको मिलने चाहिए, किसी की भी बच्ची हो, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध। इनके मैनिफेस्टो का 13वां बिंदु है, पढ़ रहा हूं, कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। क्यों बाकी बच्चियों के लिए नहीं किया जाएगा? क्या उनका शिक्षा का हक नहीं है? तीसरी बात, इन्होंने नंगे नाच की बात करी। नंगा नाच क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब महिला के साथ दुराचार हो रहा था सपा की सरकार में, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, दुराचार हुआ, एक महिला पत्रकार ने कहा मुख्यमंत्री जी उस महिला के साथ गलत हुआ, तो मुख्यमंत्री जी ने पलट के कहा तुम तो ठीक हो, तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ। नंगा नाच ये होता है कि भ्रष्टाचार का उदाहरण देते हुए दुर्गा शक्ति नागपाल ने रोका कि खनन माफियाओं को पकड़े, उसका तबादला कर दिया जी। नंगा नाच ये होता है कि दंगे इतने होते थे कि गिनती करना मुश्किल हो जाता था। साल में 200 दंगे नहीं, अभी नहीं हुआ डॉक्टर अजीज नहीं हुआ। मिलेगा आपको पूरा मौका मिलेगा, आपके पास भी आऊंगा जी। गौरव जी, लेकिन गौरव देखिए, आपके पास आरोप आपके पास भी कम नहीं है, इनके पास नहीं, लेकिन एक बात का जवाब आप भी दीजिए, आप क्योंकि वकील भी हैं। अभी डॉक्टर रहमानी का मैनिफेस्टो तो पढ़ रहे, 17 को क्यों नहीं पढ़ रहे? अभी ये जो डॉक्टर रहमानी ने बात कही, एक सेकंड, डॉक्टर रहमानी ने जो बात करी, मैं आतंक के मुद्दे में बात करना चाहता हूं क्योंकि इसको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है। डॉक्टर रहमानी ने कहा 98% लोग बरी हो जाते हैं। अगर मैंने सही सुना डॉक्टर रहमानी को कि 98% लोग आतंकी वारदातों में जो मुलजिम पाए जाते हैं वो बरी हो जाते हैं। इसके कल जमीयत उलेमा हिंद ने कहा कि हम जो यूपी में लड़के पकड़े गए हैं लखनऊ केस के, हम उनकी कानूनी पैरवी करेंगे। कल वो हमारे साथ लाइव थे इसी प्रोग्राम में, जमीयत के ही महासचिव हैं। मैंने उनसे पूछा आप इस नतीजे पर क्यों पहुंचे कि वो लोग निर्दोष हैं, तो उन्होंने एक फिगर और दिया, उन्होंने कहा 80% मामले फर्जी होते हैं। आरोप यह है कि आतंकी वारदातों में खास तौर पर मुस्लिम लड़कों या युवकों को फंसाया जाता है, और यह बात अब खुलकर लोगों ने कहना शुरू कर दी है। धार्मिक लोग भी ये बात कह रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी ये बात कह रहे हैं। गौरव भाटिया इसका जवाब दे दें, फिर डॉक्टर अजीज और रहमानी साहब। सौरभ जी, जो बात मैं कहने जा रहा था बीच में रह गई, पूरी कर लूं। सपा के समय में 200 दंगे एक साल में हुए थे। बड़े गर्व से कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 साल में सुनिश्चित किया कि एक सपा की सरकार थी, और मुस्लिम परिवारों को तो मुआवजा हम देंगे लेकिन हिंदू को नहीं। अब एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपके सवाल का उत्तर भी उसी में है जी। देखिए, यहां पे तो जिस तरह से अभी 2-3 आतंकवादियों को पकड़ा गया अलकायदा के, एक बात स्पष्ट है कि दंगा और आतंकवादी घटना को होने, वो अभी आतंकवादी नहीं है, मुलजिम है। लीगल आतंकवादी के आरोप है, लीगल लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए, आप वकील है, आतंकवादी नहीं कह सकते आप। प्लीज सौरभ जी, इनको शांत कराइए, अभी तो इनकी भी आप शांत रहिए और आप तभी से बात कीजिए। अच्छा प्लीज, आतंकवादी नहीं कह सकते, बैठ तो आपका बना हुआ है, आतंकी वारदात के आरोपी। अच्छा ठीक है रहमानी साहब, ठीक है, आपकी बात के मुलजिम है। अच्छा ठीक है, आप जैसे लोग, अरे आप जैसे रहमानी साहब, ओके रहमानी साहब, आपका पॉइंट टेकन, मान लिया आपकी बात, आरोपी ही है 25 साल लोगों को आरोपी है रहमानी साहब, आतंक के आरोपी हैं। सो अब आप जवाब तो सुन लें पूरा, इस पर जवाब तो सुन लीजिए। मैंने तो आप ही का सवाल पूछा इनसे, आपने कहा फर्जी मुकदमे करे जाते हैं, मैंने उस पर जवाब पूछा इनसे। जेल में डाला है। ओके रहमानी जी, प्लीज सुनना पड़ेगा जवाब फिर इन्हीं की तरह से देना पड़ेगा। आपको रहमानी साहब बात तो सुन लीजिए, बात सुनकर आप जवाब दिए, आप रिएक्ट कीजिए ना, बात सुनकर रिएक्ट कीजिएगा प्लीज। गौरव बोलिए, गौरव की आवाज है। क्या सबूत है आपके पास? सौरभ भाई मुझे क्या सौरभ जी, मैंने ये कहा था कि आतंकवाद के आरोप में दोषी है? मैंने तो नहीं कहा ये बात, नहीं आप, लेकिन देखिए, शांत कराइए। आपकी आवाज आ रही है गौरव, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, प्रॉपर आ रही है, बोलिए। सौरभ जी, मेरी एक लाइन इनको इतनी चुभी,
मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इनका घिनौना चेहरा सामने आया कि जिन पे आतंकवाद के आरोप भी लगे हैं उनके समर्थन के लिए देखिए कैसे खड़े हो गए। आपने ये गौर फरमाया। और मैं क्या बात करने जा रहा था, अरे आपको जो नोटिस अपनी नोटिस फाड़ के अपनी जेब रखेगा, जो करना हो कर लीजिए। सुनिए 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 के खिलाफ बोलते रहे पिछले 20 मिनट आपने। अरे आप जैसे लोग केवल गरजते हैं, बरसते नहीं है, जो करना हो बिगाड़ दीजिएगा। अच्छा रहमानी साहब एक सेकेंड, हम लोग मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं आपकी बात कह रहा हूं। अब जो बात आप कह रहे हैं मैं भी उसके 4 उदाहरण कोट करके इनको बता सकता हूं। पहले भी ये बहस इनके साथ हुई है। हाँ ऐसा होता है, कई बार हुआ है। आतंकी वारदातों में जिन लोगों पर मुकदमे चले वो बाद में छूट गए, कई साल जेल में उनको कई साल जेल में रहना पड़ा। और इसीलिए इसीलिए इस वारदात के बारे में कहा जा रहा है कि इनको शक है कि चुनाव की वजह से कहीं बेगुनाहों के ऊपर फर्जी केस तो नहीं डाल दिया। समय दे दें अनइंटरप्टेड प्लीज। सौरभ जी आपने एक गंभीर प्रश्न पूछा, दर्शक उत्तर जानना चाहते हैं। हाँ तो आप जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, क्या हुआ डॉक्टर अजीज? भाई मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक करके आप लोगों से बात कर सकूं। एक जवाब पूरा तो हो जाए एक आदमी का। इन्होंने जो सवाल रखा मुझे मौका दे बात रखने के लिए, इनका जवाब पूरा तो हो जाए। मैंने इनसे सवाल किया, उसी का जवाब नहीं देने दिया जा रहा है। नहीं आपका तो छोड़िए, सवाल किया है। रुकिए एक सेकंड, मुझे आप अगर दोनों 30 सेकंड देंगे तो हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। केवल 30 सेकंड, अगर कोई ना टोके तो 30 सेकंड। गौरव भाटिया आपके पास भी 30 ही सेकंड है। आप काट लीजिएगा। सौरभ जी मैं आपको 3 कारण बताता हूं बड़े प्रमुखता से क्या बदला है। देखिए पहली बात, कन्विक्शन रेट लो था, उसको बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। अब इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो रही है। 1.25 लाख ऐसी भर्तियां हैं पुलिस की जो पहले वेकेंट थी, सभा में हुई नहीं थी। इतना लोड था कि ढंग से विवेचना भी नहीं होती थी, अब हो रही है। और जो इलेक्ट्रॉनिक और नए मेथड्स हैं डीएनए प्रोफाइलिंग के और जो विवेचना के और बेहतर तरीके हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर किसी का भी एक्विटल हो सौरभ जी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो तो एक्विटल है ना। हम ये क्यों कहते हैं कि एक धर्म विशेष के लोगों का एक्विटल हो रहा है? एक्विटल तो हिंदू का भी हो सकता है। आप मुझे बताइए, असीमानंद हिंदू टेरर का आविष्कार किया हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, असीमानंद का एक्विटल हुआ, तो मैं क्या यहाँ पे अब ये बोलूं कि चलिए अच्छा ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। अब एक बार डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज बहुत बुरी आदत खत्म हुए। अच्छा रहमानी साहब, डॉक्टर अजीज की बारी है। बोलिए डॉक्टर अजीज, आपकी आवाज आ रही है। देखिए इनको रोकिए। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, ये बात बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सौरभ भाई देखिए सौरभ भाई 2-3 बातें हैं। अभी इन्होंने हमारे मित्र ने कहा कि साहब आपने रिहा करने की बात कही और तमाम सवाल रखे। मैं 2-3 क्वेश्चन इनसे रखना चाहूंगा कि ये जिस रेशियो की बात कर रहे हैं, गुजरात में 124 लोगों पर यूएपीए लगा था। एक मिनट मुझे मौका दे भाई, चिल्लाइए नहीं गौरव जी। गौरव सुनिएगा। 19 साल मुकदमा लगा, 19 साल मुकदमा चला और वो लोग बरी हो गए। भाई ये क्या चिल्ला रहे हैं? सुनते हैं मेरी बात को? क्या ये तरीका थोड़ी होता डिबेट का? हल्ला कर रहे हैं ये। गौरव जी क्योंकि मैं आप तीनों को देख पा रहा हूं। एक सेकंड, मैं आप तीनों को क्योंकि देख पा रहा हूं। आपके बीच में डॉक्टर अजीज नहीं बोल रहे थे, इनको सुन लीजिए। ये आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, ये नहीं बोल रहे। वो हेडमास्टर नहीं है, मेरे प्रश्न का उत्तर दे। जैसे आपको मैंने समय दिया, इनको समय, इनको हक है अपनी बात कहने का, इनको हक है अपनी बात कहने का। बोलिए, आप तय करेंगे। बोलिए सौरभ भाई देखिए, ये जो बेगुनाह की बात मैं कर रहा हूं। हाँ। गुजरात में 124 लोगों पर यूएपीए लगा और 19 साल मुकदमा चला। उसके बाद वो लोग छूट गए, बरी हो गए। कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? दूसरी बात, केरल और पश्चिम बंगाल में चुनाव था, उस चुनाव के पहले एनआईए ने इसी तरीके की कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद देखा जब चुनाव खत्म हो गया वो पूरी तरह से दफन हो गया, उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। अभी 2019 में चुनाव के पहले अमरोहा में इसी तरीके की कार्रवाई की गई और जिस तरीके से वहां पर कहा गया साहब रॉकेट लॉन्चर बना रहे थे, वो निकला क्या? हाइड्रोलिक जो बनाने वाला, कहने का मकसद वो भी केस कहीं ना कहीं फांस निकला, झूठा निकला। जिस तरीके से लोगों को पुलिस बना देती है आतंकवादी, कहीं ना कहीं जब कोर्ट में केस चलता है तो निर्दोष साबित होते हैं। डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल है, डॉक्टर अजीज इसी पर मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा आपसे एक सवाल ले लीजिए, आपसे ही मेरा आपसे ही सवाल है, आपसे ही है, इसी मुद्दे पर है।
आपकी बात से मैं सहमत हूं। ऐसा हमारा या मुझे लगता है दुनिया में कोई भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इतना परफेक्ट नहीं होता होगा कि कोई दोषी जो है उसमें से निकल ना पाता हो या कोई निर्दोष व्यक्ति जो है उसको सजा ना होती हो। कहीं ना कहीं तो ये सब जगह होता है, हमारे यहां भी होता है, आतंक के मामलों में भी होता है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नहीं होता। जैसे अभी रहमानी साहब ने आपत्ति करी कि उनको देशों में नहीं होता, एक सेकंड, देशों में 2% गलती। रहमानी साहब मेरी बात एक सेकंड मेरी बात सुन लेंगे ना आप, मेरी बात सुन लेंगे, आप भी सुन लें, डॉक्टर अजीज भी सुन लें। अभी आपको एतराज इस बात पे हुआ था कि आपको लगा कि इन्होंने आतंकवादी कह दिया, इन्होंने दोषी कह दिया, जो इन्होंने कहा कि इन्होंने नहीं कहा। बात सही है, अभी वो आरोपी है। अगर हम किसी को अभी दोषी नहीं कह सकते तो निर्दोष भी तो नहीं कह सकते ना डॉक्टर अजीज। क्या अभी आप कह सकते हैं कि ये लोग निर्दोष हैं? देखिए सौरभ भाई, ये जांच का विषय है बिल्कुल, और ये पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये कोर्ट तय करेगा, उसमें मेरा कोई नहीं। तो फिर आपके नेता ने तो ये कहा ना मुझे भरोसा ही नहीं है, निर्दोष है। आपके नेता ने ये कहा कि मुझे भरोसा ही नहीं है पुलिस पर। अरे सर, मुझे सौरभ भाई पुलिस पे क्यों नहीं भरोसा है? आप देखिए 2 जुलाई 18 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लताड़ लगाया, नोटिस भेजा कि साहब सारे फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। आप समझिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इनको नोटिस दिया कि कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तमाम केसेस हैं। आप देखिए जिस तरीके से फेक एनकाउंटर हुए, आजमगढ़ में एक लंबी फहरिस्त बता दूं, बांदा में एक लंबी फहरिस्त बता दूं। इनके विधायक रंजना तिवारी ने भी सवाल उठाया, इनके बीजेपी विधायक ने 2018 में। ब्रजेश पाठक जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने भी सवालिया निशान खड़ा किया कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में। चलिए अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, आपके आरोप आए, ये जवाब देंगे। आपने उदाहरण देकर ये बताया क्यों उनको यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, जो अखिलेश यादव ने कहा था। गौरव 1 मिनट और रहमानी जी भी बोल रहे, फिर आप दोनों का जवाब एक साथ दें। मैं मानता हूं 1:2 है आज, ठीक है रहमानी जी। हाँ, कोई बीच में ना बोले एक दूसरे की, ये बात ठीक है। रहमानी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? बताइए, ये बीच में बोलते हैं। अब कोई ना बोले, हमारे पास 4-5 मिनट ही है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं सौरभ, टेररिज्म एक बहुत ही सीरियस इशू है, देश की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। उसको अगर हम पॉलिटिसाइज करके और इस तरीके से इलेक्शन के मौके पे यूज करके कुछ लोगों लाएंगे तो ये जो सत्ताधारी दल है वो देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करता है और उस पर फिर ऐतराज होना चाहिए। और आप जो कह रहे हैं ना, ये 2012 का मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, 2017 से तो ये सरकार में अपने मैनिफेस्टो का जवाब इनको देना चाहिए, ये वो ना दे के 2012 का जवाब दे रहे हैं। और इस 2017 में जब ये सरकार में आए, योगी जी के ऊपर कितने केसेस थे और क्यों उन्होंने वापस ले लिए? क्या ये इंसाफ का तकाजा नहीं था कि योगी जी अपेयर होते कोर्ट के सामने और कोर्ट उनको पूरी विवेचना के बाद, पूरा केस चलाने के बाद, अगर वो बेकसूर थे तो वो उनको क्लीन चिट देता। उन्होंने अपने क्रिमिनल केसेस, कत्ल के, आतिशबाजी के, लूट के, उनके 12 केसेस उन्होंने अपने आप से वापस ले लिए। तो एक ऐसा आदमी जो मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार नहीं है, माफ कीजिए, बीजेपी के एमएलए परेशान है वहां पर, थाने में पूरे हिंदू युवा वाहिनी की सरकार है। ठीक है, ये हिंदू युवा वाहिनी की जवाबदेही ये करेंगे क्या? अच्छा, जवाब ले लूं आपकी बात का डॉक्टर साहब, जवाब ले लूं आपकी बात का जी। गौरव सौरभ जी, देखिए सबसे पहले तो किस तरह का बेतुका एक आर्ग्यूमेंट किया जाता है। कन्विक्शन रेट जो है 2% है नहीं टेरर केसेस में। तस्लीम रहमानी जी को जानकारी थोड़ी कम है। और ये कह देना कि सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे मुसलमान युवाओं से, इसका मतलब, और वो मुसलमान हो तो सपा की ये नीति है कि उससे मुकदमे वापस हो जाएंगे, उनको हम लोग प्रोसिक्यूट भी नहीं करेंगे। दूसरी बात, याकूब मेमन, अफजल गुरु, इन दोनों को तो न्यायालय ने सजा दी थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी ना। रहमानी साहब आप सुनना पड़ेगा, आप सुनना पड़ेगा, आपके सवाल का जवाब आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, सुनना आपको धैर्य से पड़ेगा, प्लीज। इनकी आदत मैं इंतजार कर लेता हूं, वरना अभी तो ये फिसल रहे हैं। 1 मिनट बोलिए। याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान है, ये कहा गया, पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा। अफजल गुरु की फांसी को कहा न्यायिक हत्या है, दोष तो सिद्ध हो गया था ना सौरभ जी। तो ये लोग सब क्या है कि एक धन विशेष का वोट बैंक चाहिए। अब इसके बाद आते हैं एसडीपीआई पीएफआई पे। इनकी तो जो पार्टी और संगठन है उसके खुद के तार जो है, वहां पे भी ऐसे लोग आरोपी हैं जो टेरर फंडिंग मिलती है, और इन्होंने तो लोगों के हाथ काट दिए। इनको इतनी घृणा है एक विचारधारा से,
आरएसएस का वर्कर था, रुद्रेश उसे मार डाला। बात करो और सुनिए, अरे मुख्यमंत्री पे सौरभ जी, ये गलत बात। वाहिनी के अध्यक्ष रहमानी जी, अब आप रहमानी जी आपने कहा युवा वाहिनी का राज चलता है, ये चुपचाप सुनते रहे। आपने यूपी के मुख्यमंत्री के बारे में आपने उनके बारे में बहुत कुछ कहा, ये भी सुनते रहे। थोड़ा सा सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। ये जो उदाहरण बता रहे हैं वो पूरी तरह गलत नहीं है। केरल की राजनीति आप भी जानते हैं। एक मिनट, नहीं डॉक्टर रहमानी, ये बात गलत है, ये बात गलत है। गौरव, आप जवाब कंप्लीट कीजिए अपना और इनके सवाल का भी जवाब दीजिएगा। बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप सब सुन रहे हैं आपको। बोलिए आप। देखिए सौरभ जी, जो लोग आतंकियों के साथ खड़े होते हैं, हाँ, प्लीज शांत करा लीजिए सौरभ जी, अच्छा नहीं लगता। थोड़ी आवाज कम कर दीजिए, बोलिए गौरव। हाँ, जो लोग आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं और देश के साथ नहीं, उनका हश्र यही होता है। ये रहमानी जी हैं और ये इलेक्शन में दिल्ली में लड़े, इनके 150 वोट आए थे, 150 वोट। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाती है, इनकी साइकिल का डंडा उखड़ जाता है, हैंडल उखड़ जाता है, पंचर हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है कि भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उनको ऐसा समाज मिले जहां सौहार्द हो, विकास हो, जहां दंगे ना हो। और पुनः कहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी ने सुनिश्चित किया है कि 4.5 साल में किसी की हिम्मत नहीं कि दंगा करा दे। और मुजफ्फरनगर दंगों के जो आरोपी थे, चार्टर प्लेन से अखिलेश यादव जी से मुख्यमंत्री आवास में मिलने जाते थे, ये सच्चाई है। तो ये लोग होते कौन है टीचर बन के हमसे सवाल पूछने वाले? एक सवाल का उत्तर नहीं दे सकते ये लोग और हमसे सवाल पूछेंगे। चलिए ठीक है, समय आज इतना ही था हमारे पास। गौरव भाटिया जी, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज कुरुक्षेत्र में आने के लिए। बहरहाल चुनाव चूंकि नजदीक है तो ऐसे मुद्दे तो अभी और भी उठेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।